नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में। ऑटो वॉन बिस्मार्क एक ऐसा नाम है ना, 19वीं सदी के यूरोप की हिस्ट्री में शायद ही कोई और नाम इतनी गूंज रखता हो। आयरन चांसलर। बिल्कुल, आयरन चांसलर, जिसने जर्मनी को आप कह सकती हैं कि एक तरह से बनाया। हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक तरफ तो यूनिफिकेशन है, डिप्लोमेसी के मास्टर स्ट्रोक्स हैं, और दूसरी तरफ वो ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी, खून और लोहा। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स फिगर को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। कैसे एक प्रशियन जुंकर इतना पावरफुल बन गया, कैसे उसने जर्मनी को एक किया, और उसकी जो लेगेसी है वो इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। बिल्कुल, और उनकी जर्नी देखें तो मतलब काफी कमाल की है। प्रशियन के जुंकल बैकग्राउंड से आना, मतलब वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, उनके वर्ल्ड व्यू को जरूर शेप करता है। हाँ, लेकिन वो टिपिकल जुंकर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। राजा विल्हेम दी आई के अंडर उनका राइज बहुत तेज था। डिप्लोमेट के तौर पर रूस और फ्रांस में एक्सपीरियंस लिया, पार्लियामेंट के मेंबर बने, और फिर 1862 में जब प्रशिया एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में था, तब उन्हें बुलाया गया। अच्छा। और वहां से 1890 तक वो प्रशियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, और बाद में जर्मन चांसलर। ये जो 28 साल थे ना, ये यूरोप के लिए बहुत डिसाइसिव साबित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी अर्ली लाइफ से। कैसे थे बिस्मार्क बचपन में? क्या उनकी अपब्रिंगिंग ने उनको वैसा बनाया जैसा हम उन्हें जानते हैं? जन्म हुआ 1 अप्रैल 1815 शोनहाउजन में। फैमिली बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग था। पिता एक जुंकर लैंड ओनर और एक्स मिलिट्री ऑफिसर। हाँ, लेकिन माँ एक वेल एजुकेटेड कॉमनर थी, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की बेटी। अच्छा। तो एक तरफ प्रशियन कंजर्वेटिज्म और दूसरी तरफ एजुकेशन और एम्बिशन का इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, बचपन उनका पोमेरानिया ने बेकार। फाइनेंशियली ठीक ठाक थे, बहुत अमीर नहीं थे। 2 सिबलिंग्स भी थे, बर्नार्ड और मालवीन। और ये जंकर इमेज के बावजूद आपने कहा वो हाईली एजुकेटेड थे, कॉस्मोपॉलिटन। हाँ बिल्कुल, कई भाषाएं जानते थे, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, पोलिश, रूसी। लॉ पढ़ा उन्होंने गॉटिंगन और बर्लिन यूनिवर्सिटी से। गॉटिंगन में उनकी दोस्ती एक अमेरिकन स्टूडेंट जॉन लोथरप मॉटली से हुई थी। मॉटली ने बाद में लिखा भी कि बिस्मार्क थोड़े अनप्रिडिक्टेबल और एक्सेंट्रिक जरूर थे, पर ब्रिलियंट थे, वाइल्ड बट टैलेंटेड। ये इमेज उनके साथ हमेशा रही। और करियर की शुरुआत भी थोड़ी वाइल्ड ही थी, सुना है। लॉयर बनने की ट्रेनिंग शुरू की पर जल्दी छोड़ दी। कुछ अनऑथराइज्ड लीव का चक्कर था क्या? हाँ, कुछ ऐसे किस्से हैं कि वो बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे, शायद किसी इंग्लिश लड़की के पीछे। खैर, उन्होंने फिर आर्मी में सर्विस की, लैंडवेयर में ऑफिसर बने, माँ की डेथ के बाद फैमिली एस्टेट संभाले। फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या था वो? उनकी गहरी दोस्ती मरी फॉन थैडन ट्रीग्लाफ से हुई, जो एक काफी धार्मिक सर्कल से थी। उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद ही 1847 में बिस्मार्क ने मरी की कजिन योहाना वॉन पटकैमर से शादी कर ली। और ये शादी उनकी पर्सनल लाइफ में काफी स्टेबिलिटी लाई। 3 बच्चे हुए उनके, मरी, हर्बर्ट और विलहेल्म। और इसी दौरान उनका पॉलिटिकल करियर भी शुरू हुआ। 1847 में प्रशियन लेजिस्लेचर में एंट्री। 1847 में वो वेराइनिकता लैंडटाग, यूनाइटेड डाइट के रिप्रेजेंटेटिव बने। और वहां उन्होंने अपनी पहचान एक कट्टर रॉयलिस्ट और कंजर्वेटिव के तौर पर बनाई। राजा के डिवाइन राइट्स के पक्के सपोर्टर। बिल्कुल। 1848 की रेवोल्यूशंस के टाइम जब पूरे यूरोप में लिबरल लहरें चल रही थी, बिस्मार्क राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के साथ खड़े रहे, लिबरल्स का जमकर विरोध किया। उन्होंने तो अपने किसानों को ऑर्गेनाइज करके बर्लिन मार्च करने तक का प्लान बना लिया था राजा के सपोर्ट में। अरे वाह! तो शुरू में वो जर्मन यूनिफिकेशन के आइडिया के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था प्रशिया की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें डर था कि एक यूनिफाइड जर्मनी में प्रशिया कहीं घुल ना जाए, अपनी इंडिपेंडेंस ना खो दे। वो अर्फोर्ड पार्लियामेंट में डेलीगेट बने, लेकिन उनका मकसद यूनिफिकेशन प्लान्स को अंडरमाइन करना था। अच्छा। और 1850 में जब प्रशिया को ओलमुत्स की संधि में ऑस्ट्रिया के सामने झुकना पड़ा, तो बिस्मार्क ने इसे प्रशिया का ह्यूमिलिएशन माना। ये उनके अंदर ऑस्ट्रिया के प्रति एक तरह की रिसेंटमेंट पैदा कर गया शायद। लेकिन फिर उनके पॉलिटिकल व्यूज में एक बड़ा शिफ्ट आया, खासकर जब वो फ्रैंकफर्ट में डिप्लोमेट थे 1851 से। हाँ, फ्रैंकफर्ट में जर्मन कन्फेडरेशन के डायट में प्रशियन दूत के तौर पर जो 8 साल गुजारे, वो उनके लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह थे। वहां उनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ऑस्ट्रियन रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुआ। अच्छा, कैसे? छोटी छोटी चीजों पर भी उन्होंने प्रशिया की इक्वालिटी असर्ट की।
जैसे अगर ऑस्ट्रियन एनवॉय मीटिंग में स्मोक करेगा तो बिस्मार्क भी करेंगे। अच्छा। अगर वो जैकेट उतारेंगे तो बिस्मार्क भी उतारेंगे। सीरियसली? हाँ, एक बार तो उनका जॉर्ज वॉन विंके के साथ ड्यूल मतलब द्वंद्व युद्ध भी हो गया था। हाँ? थैंकफुली किसी को चोट नहीं आई। बाप रे। यहीं पर उन्होंने डिप्लोमेसी की बारीकियां सीखी। उनके पॉलिटिकल व्यूज मैच्योर हुए, वो रियल पॉलिटिकर बनने लगे। रियल पॉलिटिक, ये टर्म तो उनके साथ जुड़ी गया है। मतलब क्या था इसका उनके लिए? एसेंशियली इसका मतलब था कि पॉलिटिक्स आइडियल्स या सेंटिमेंट्स पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल बातों पर, स्टेट के इंटरेस्ट पर चलनी चाहिए। पावर और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर। फ्रैंकफर्ट में उन्हें समझ आया कि ऑस्ट्रिया प्रशा का नेचुरल राइवल है जर्मन स्टेट्स में इन्फ्लुएंस के लिए। अगर प्रशा को आगे बढ़ना है तो ऑस्ट्रिया को काउंटर करना होगा। इसके लिए उन्हें दूसरे जर्मन स्टेट्स को साथ लाना होगा और जरूरत पड़े तो फोर्स का इस्तेमाल भी करना होगा। उन्होंने रूस और फ्रांस, खासकर नेपोलियन थर्ड के साथ भी कनेक्शंस बनाए रखे, जो उनके कंजर्वेटिव दोस्तों को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि प्रशा को आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए। तो इस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें रूस और फ्रांस में एम्बेसडर बना के भेजा गया। ये थोड़ा साइडलाइन करने जैसा था क्या? कह सकते हैं। एक तरह से प्रमोशन तो था, लेकिन वो बर्लिन की कोर पॉलिटिक्स से दूर हो गए। 1859 में सेंट पीटर्सबर्ग और 1862 में पेरिस। हाँ। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बनाए। आर्मी चीफ हेलमुट वॉन मोल्टके और वॉर मिनिस्टर अल्ब्रेक्ट फॉन रून के साथ उनके रिलेशन स्ट्रांग हुए। खासकर रून उनके बहुत क्लोज एलाय बन गए। अच्छा। और रून का रोल उन्हें वापस पावर मिलाने में बहुत क्रूशल था। राइट। वो सितंबर 1862 वाला मोमेंट, जब किंग विलियम वन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंसे हुए थे, पार्लियामेंट आर्मी रिफॉर्म्स के लिए बजट अप्रूव नहीं कर रही थी। हाँ? तब बिस्मार्क की एंट्री हुई एज मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर। यहां से असली खेल शुरू हुआ। एग्जैक्टली। किंग तो एब्डिकेट करने तक का सोच रहे थे। रून ने ही किंग को कन्विंस किया कि सिर्फ बिस्मार्क ही इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और बिस्मार्क आए, और आते ही उन्होंने वो लुकन थ्योरी या गैप थ्योरी पेश की। जी हाँ। उनका आर्ग्यूमेंट था कि प्रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर किंग और पार्लियामेंट बजट पे एग्री ना करें तो क्या होगा। एक गैप है। इसलिए गवर्नमेंट पिछले साल के बजट के बेसिस पर टैक्सेस कलेक्ट करना कंटिन्यू कर सकती है, और उन्होंने ऐसा ही किया। बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के टैक्सेस कलेक्ट करना, ये तो सीधा कन्फ्रंटेशन था। बिल्कुल। 4 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट के ऑपोजिशन के बावजूद रूल किया। लिबरल्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट मतलब चरम पे पहुंच गया। उन्होंने प्रेस फ्रीडम पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये उनकी आयरन विल का पहला बड़ा डिस्प्ले था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आया उनका वो फेमस ब्लड एंड आयरन स्पीच सितंबर 1862। हाँ, बजट कमेटी के सामने उन्होंने कहा, समय के महान प्रश्न भाषणों और बहुमत के फैसलों से हल नहीं होंगे, बल्कि लोहे और खून से हल होंगे। मतलब the great questions of the time will not be resolved by speeches and majority decisions, but by iron and blood. पावरफुल। इसने उनकी इमेज को एकदम सॉलिडिफाई कर दिया। ये रियल पॉलिटिक का एक रॉ डिक्लेरेशन था कि डिप्लोमेसी फेल होने पर मिलिट्री फोर्स ही डिसाइसिव होगी। इसने लिबरल्स को और भड़का दिया, लेकिन बिस्मार्क अपने रास्ते पर चलते रहे। तो अब स्टेज सेट था उनके मास्टर प्लान के लिए, जर्मन यूनिफिकेशन थ्रू वॉर्स। 3 युद्ध 3 कदम। पहला डेनमार्क के साथ श्लेस्विग वॉर। करेक्ट। सेकेंड श्लेस्विग वॉर 1864। श्लेस्विग और होल्स्टीन के डचीज पर कंट्रोल का मुद्दा था। बिस्मार्क ने स्मार्टली ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया डेनमार्क के अगेंस्ट। डेनमार्क हार गया, लेकिन यहाँ बिस्मार्क की चाल देखिए। क्या चाल थी? दोनों ने मिलकर जीता था। लेकिन गैस्टीन कन्वेंशन 1865 के तहत जो सेटलमेंट हुआ, उसमें प्रशिया को श्लेस्विग का एडमिनिस्ट्रेशन मिला और ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन का। ओके। अब होल्स्टीन ज्योग्राफिकली प्रशिया के बीच में फंसा हुआ था। ये अरेंजमेंट इनहेरेंटली अनस्टेबल था, जैसा बिस्मार्क चाहते थे। अच्छा। इससे उन्हें फ्यूचर में ऑस्ट्रिया से कॉन्फ्लिक्ट करने का परफेक्ट बहाना मिल गया। इसी वॉर के बाद उन्हें काउंट ग्राफ का टाइटल मिला था। गॉट इट, समझ गया। सो द नेक्स्ट टारगेट वाज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रो-प्रूसियन वॉर 1866। ये कैसे हुआ? बिस्मार्क ने होल्स्टीन में ऑस्ट्रियन एडमिनिस्ट्रेशन पर गस्टीन कन्वेंशन तोड़ने का आरोप लगाया। टेंशन बढ़ती गई। बिस्मार्क ने पहले ही इटली के साथ एक सीक्रेट अलायंस कर लिया था कि अगर प्रशिया ऑस्ट्रिया पर अटैक करे तो इटली भी करेगा। इससे ऑस्ट्रिया को 2 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ा। स्मार्ट। और यहाँ प्रशियन आर्मी की सुपीरियरिटी दिखी।
थैंक्स टू रून के रिफॉर्म्स और मोल्के की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, सिर्फ 7 हफ्तों में? सिर्फ 7 हफ्तों में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया और उसके जर्मन अलाइज को हरा दिया। बैटल ऑफ कॉनिग्रेड्स डिसाइसिव थी। लेकिन जीतने के बाद बिस्मार्क ने सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रिया के साथ काफी लीनियंट पीस ट्रीटी की। वियना पर मार्च नहीं किया, कोई टेरिटरी नहीं ली। क्यों? यहाँ उनकी दूरदर्शिता मतलब फोरसाइट दिखती है। किंग विल्हेम वन और जनरल्स ऑस्ट्रिया को क्रश करना चाहते थे। हाँ, गुस्सा तो होंगी। बिल्कुल, लेकिन बिस्मार्क ने उन्हें रोका। उन्होंने ट्रीटी ऑफ प्राग में ऑस्ट्रिया के लिए जेनरस टर्म्स रखे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर में उन्हें ऑस्ट्रिया की जरूरत पड़ सकती है, शायद फ्रांस के अगेंस्ट। एक परमानेंट एनिमी बनाना बेवकूफ़ी होती। रियल पॉलिटिक का एक और एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स ओवर शॉर्ट टर्म रिवेंज। सही बात है। इस वॉर का रिजल्ट था ऑस्ट्रिया जर्मन अफेयर्स से बाहर हो गया और नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बना, जिसका लीडर प्रशा था। सदर्न जर्मन स्टेट्स अभी भी इंडिपेंडेंट थे। तो अब सिर्फ एक मेजर ऑब्स्टेकल बचा था यूनिफिकेशन के रास्ते में, फ्रांस। फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-81। इसकी क्या वजह थी? कई वजह थी। फ्रांस प्रशिया के बढ़ते पावर से अनईजी था। नेपोलियन थर्ड को भी अपनी ग्लोरी के लिए एक वॉर की जरूरत महसूस हो रही थी शायद। अच्छा। इमीडिएट ट्रिगर बना स्पेनिश सक्सेशन का मुद्दा। एक जर्मन प्रिंस का नाम स्पेन के थ्रोन के लिए प्रपोज हुआ, जिससे फ्रांस को लगा कि वो घिर जाएगा। फ्रेंच एम्बेसडर ने किंग विल्हेल्म वन से गारंटी मांगी कि फ्यूचर में भी कोई प्रशियन कैंडिडेट स्पेनिश थ्रोन पर क्लेम नहीं करेगा। किंग ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। और यहाँ बिस्मार्क ने वो एम्स डिस्पैच वाला मास्टर स्ट्रोक खेला। एग्जैक्टली। किंग विल्हेल्म ने एम्स से इस मीटिंग का डिस्क्रिप्शन बिस्मार्क को टेलीग्राम किया। बिस्मार्क ने उस टेलीग्राम को स्मार्टली एडिट किया, मतलब शॉर्टन किया, इस तरह से कि वो फ्रेंच के लिए इंसल्टिंग लगे और जर्मन्स के लिए प्रोवोकेटिव। अरे से प्रेस में रिलीज कर दिया। जैसा बिस्मार्क ने एक्सपेक्ट किया था, फ्रेंच पब्लिक आउटरेज में आ गई और नेपोलियन थर्ड ने प्रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ बिस्मार्क को? 2 बड़े फायदे हुए। पहला, फ्रांस अग्रेसर दिखा जिसने वॉर डिक्लेयर किया। राइट। दूसरा, सदर्न जर्मन स्टेट्स जिनको फ्रांस से खतरा महसूस हुआ, वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स में नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी प्रशिया के साथ आ गए। अच्छा, तो ये प्लान था। हाँ, प्रशिया की हाईली एफिशिएंट आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को बुरी तरह हराया। बैटल ऑफ सेडान में नेपोलियन थर्ड खुद कैप्चर हो गए। फ्रांस को कोई मेजर अलाई भी नहीं मिला, जैसा बिस्मार्क ने प्रिडिक्ट किया था। ये वॉर यूनिफिकेशन के लिए फाइनल पुश साबित हुआ। और फिर वो आइकॉनिक मोमेंट 18 जनवरी 1871, वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन एम्पायर की घोषणा। जगह भी बड़ी सिंबॉलिक थी, फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए। हाँ, लोकेशन का चॉइस डिलिबरेट था। फ्रेंच किंग्स की शान का प्रतीक। हाँ। उसी जगह जर्मन एम्पायर का जन्म। हाँ। विल्हेम वन को जर्मन एम्परर यानी काइजर प्रोक्लेम किया गया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी यूरोप में। ये नया जर्मन एम्पायर कैसा था? स्ट्रक्चर क्या था इसका? ये एक फेडरल एम्पायर था। 25 स्टेट्स थे इसमें। प्रशिया सबसे बड़ा और डोमिनेंट था, जाहिर है। इंटर पारेज मतलब इक्वल्स में फर्स्ट था, लेकिन असली पावर चांसलर के पास थी, जिसे एम्परर अपॉइंट करता था और वो उसी को रिस्पॉन्सिबल था। पार्लियामेंट यानी राइक्सटाग को नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट को नहीं? नहीं, ये एक सेमी ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर था जिसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, जैसे यूनिवर्सल मेल सफरेज राइक्सटाग के लिए, लेकिन पावर अल्टीमेटली एम्परर और उसके चांसलर के पास थी। फ्रांस के साथ जो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हुई मई 1871 में, उसमें एल्सेस लॉरेंग जर्मनी को मिल गया। क्या ये बिस्मार्क की तरफ से एक मिस्टेक थी, जैसा कुछ लोग कहते हैं? रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो हाँ, बिस्मार्क ने बाद में खुद भी माना कि एल्सेस लॉरेन को एनेक्स करना शायद एक गलती थी। क्यों? इसने फ्रांस में बदले की भावना, जिसे रिवेंचिज्म कहते हैं, उसको जिंदा रखा और फ्रैंको जर्मन रिलेशंस को परमानेंटली जहरीला बना दिया। लेकिन उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर था एनेक्स करने के लिए। साथ ही फ्रांस पर 5 बिलियन फ्रैंक्स का भारी हर्जाना मतलब इंडेमनिटी भी लगाया गया। तो अब जर्मनी यूनिफाइड हो गया, बिस्मार्क चांसलर बन गया 1871 में, प्रिंस फर्स्ट की उपाधि भी मिल गई, पावर के पीक पे थे। अब उनका फोकस किस पर था? डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या थी उनकी? यूनिफिकेशन के बाद बिस्मार्क का रोल बदला। अब वो कंसोलिडेटर बन गए। डोमेस्टिक फ्रंट पर उनका काम काफी मिक्स्ड रहा है। एक तरफ उन्होंने स्टेट को मजबूत करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उन्होंने कई ग्रुप्स को सप्रेस भी किया। उनका पहला बड़ा डोमेस्टिक कैंपेन था कुल्टूरकाम्फ, कल्चर स्ट्रगल।
1870s में कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। कुल्टूरकाम्फ, ये क्यों शुरू किया उन्होंने? कैथोलिक से क्या प्रॉब्लम थी? बिस्मार्क को लगता था कि कैथोलिक्स की लॉयल्टी पोप के प्रति स्टेट से ज्यादा है। उन्हें कैथोलिक सेंटर पार्टी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी खतरा था। उन्होंने कई लॉज पास किए जिससे चर्च की पावर कम हो, स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन और क्लर्किकल अपॉइंटमेंट्स, सिविल मैरिज कंपल्सरी किया गया, जेसुइट ऑर्डर को एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन ये चला नहीं शायद। नहीं, ये कैंपेन बुरी तरह बैकफायर कर गया। कैथोलिक्स और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए, सेंटर पार्टी और स्ट्रांग हो गई। आखिर में बिस्मार्क को पीछे हटना पड़ा, खासकर जब उन्हें सोशलिस्ट के अगेंस्ट सेंटर पार्टी के सपोर्ट की जरूरत पड़ी। अच्छा, और इकोनॉमी पर क्या फोकस था, और वो जर्मनाइजेशन की पॉलिसी। इकोनॉमी में 1873 के डिप्रेशन के बाद बिस्मार्क ने फ्री ट्रेड की पॉलिसी छोड़कर प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स 1879 लगाए। इससे उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कंजर्वेटिव लैंड ओनर्स का सपोर्ट मिला, लेकिन नेशनल लिबरल से उनकी दूरी बढ़ गई। जर्मनाइजेशन की पॉलिसी उन्होंने नॉन जर्मन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अप्लाई की, खासकर पोल्स जो प्रशियन टेरिटरीज में रहते थे। उनकी लैंग्वेज और कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश की गई। ये काफी हार्श पॉलिसी थी। मार्क्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी को स्टेट के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। 1878 में जब काइजर विल्हेम आय पर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए जो सोशलिस्ट ने नहीं किए थे। अच्छा, उन्होंने नहीं किए थे? नहीं, लेकिन बिस्मार्क ने इसका फायदा उठाया और एंटी सोशलिस्ट लॉज पास करवाए। इन लॉज ने सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मीटिंग्स और पब्लिकेशंस पर बैन लगा दिया। हजारों सोशलिस्ट्स को अरेस्ट किया गया या देश से निकाल दिया गया। लेकिन ये रिप्रेशन भी एसपीडी को खत्म नहीं कर पाया। अंडरग्राउंड रहकर भी पार्टी का सपोर्ट बढ़ता गया। ये बिस्मार्क की एक और पॉलिसी थी जो अल्टीमेटली फेल हुई। लेकिन इसी दौरान उन्होंने सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस की, जो आज भी उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक लेगेसी मानी जाती है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? एक तरफ रिप्रेशन, दूसरी तरफ वेलफेयर। थे कि वर्कर्स की कुछ जेन्युइन ग्रीवियांसेस हैं। उनका आइडिया था कि अगर स्टेट वर्कर्स की केयर करेगा तो वो सोशलिस्ट आइडिया से दूर रहेंगे और स्टेट के लॉयल बनेंगे। इस कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के तहत उन्होंने 1880s में दुनिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस की। कौन सी? हेल्थ इंश्योरेंस 1883, एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1884 और ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस 1889। वाह, 1880s में? हाँ, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स थे जिसमें वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और स्टेट कंट्रीब्यूट करते थे। बिस्मार्क ने इसे प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी या स्टेट सोशलिज्म कहा। ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था उस टाइम के लिए। कमाल है, वाकई कॉम्प्लेक्स थे वो। अब फॉरेन पॉलिसी पर आते हैं। 1871 के बाद उनका मेन एम क्या था? जर्मनी तो बन गया था। तो नई पोजीशन बनी थी यूरोप में, उसको कंसोलिडेट करना और पीस मेंटेन करना ताकि जर्मनी इंटरनली स्ट्रांग हो सके। सबसे बड़ा डर क्या था उनका? उनका सबसे बड़ा डर था फ्रांस का बदला और एक एंटी जर्मन कोalition, खासकर फ्रांस और रूस के बीच। इसलिए उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी फ्रांस को आइसोलेट रखने और यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने पे फोकस थी। इसके लिए उन्होंने अलायंसेस का एक कॉम्प्लेक्स वे बनाया, राइट? हाँ, जैसे लीग ऑफ द थ्री एम्परर्स। हाँ, उन्होंने अलायंसेस का एक जाल बुना। लीग ऑफ द थ्री एम्परर्स, ड्राइकाइजरबुंड 1873, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये बहुत स्टेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाल्कन्स में ऑस्ट्रिया और रूस के इंटरेस्ट क्लैश करते थे। जब ये लीग टूटने लगी तो बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ड्यूअल अलायंस साइन की। ये एक डिफेंसिव पैक्ट था रूस के अगेंस्ट और ये जर्मन फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन बन गया। फिर 1882 में इटली को इसमें शामिल करके ट्रिपल अलायंस बनाई गई। और रूस को कैसे मैनेज किया ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस के बाद? वो तो नाराज हुआ होगा ना? बिल्कुल, और यहीं बिस्मार्क की डिप्लोमेटिक स्किल का पीक दिखता है। ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस के बावजूद वो रूस को फ्रांस के कैंप में जाने से रोकना चाहते थे। कैसे? इसके लिए उन्होंने 1887 में रूस के साथ एक टॉप सीक्रेट ट्रीटी की, द री इंश्योरेंस ट्रीटी। इसमें जर्मनी और रूस ने एक दूसरे को न्यूट्रलिटी का प्रॉमिस किया अगर उनमें से कोई तीसरे पावर के साथ वॉर में जाता है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ये तो ड्यूअल अलायंस के अगेंस्ट नहीं था। टेक्निकली था, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसे सिर्फ बिस्मार्क ही मैनेज कर सकते थे। उनके जाने के बाद इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया गया, जिसका रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले फ्रैंको रशियन अलायंस के रूप में सामने आया। ओह, कॉलोनियलिज्म पर उनका क्या स्टैंस था? जर्मनी ने भी कॉलोनीज एक्वायर की उनके टाइम में। शुरू में बिस्मार्क कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे।
उन्हें लगता था ये बहुत महंगा है और इससे ब्रिटेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन 1880s में डोमेस्टिक प्रेशर, मतलब ट्रेडर्स, नेशनलिस्ट का प्रेशर बढ़ने लगा, नेशनल प्रेस्टीज का सवाल भी था, तो रिलक्टेंटली उन्होंने भी जर्मनी के लिए कुछ कॉलोनीज अक्वायर करने की अनुमति दे दी अफ्रीका में, टोगोलैंड, कैमरून, जर्मन ईस्ट अफ्रीका, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका और पैसिफिक में न्यू गिनी। अच्छा। उन्होंने 1884-85 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की, जिसने अफ्रीका के पार्टीशन को रेगुलेट किया, लेकिन उनका मेन फोकस हमेशा यूरोप ही रहा। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? इतने पावरफुल चांसलर को किसने हटाया? उनका डाउनफॉल नए एम्परर विल्हेम II के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ। 1888 में काइजर विल्हेम I की डेथ हुई। उनके बाद उनके बेटे फ्रेडरिक III आए, जो लिबरल माने जाते थे, लेकिन सिर्फ 99 दिन बाद कैंसर से उनकी डेथ हो गई। फिर गद्दी पर आए उनके 29 साल के बेटे विल्हेम II। विल्हेम II यंग थे, एम्बिशियस थे और इम्पल्सिव थे। वो पर्सनल रूल करना चाहते थे और उन्हें बिस्मार्क का शैडो पसंद नहीं था। अच्छा, वो जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाना चाहते थे, जबकि बिस्मार्क यूरोपियन फोकस पर जोर देते थे। तो स्पेसिफिक इश्यूज क्या थे उनके बीच, किस बात पर ठन गए? कई इश्यूज थे। विल्हेम II बिस्मार्क की रूस के साथ रीइंश्योरेंस ट्रीटी वाली पॉलिसी के खिलाफ थे। वो एंटी सोशलिस्ट लॉस को भी एक्सपायर होने देना चाहते थे, जबकि बिस्मार्क उन्हें परमानेंट बनाना चाहते थे। फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी दोनों पर डिफरेंसेस थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था पावर का। विल्हेम चाहते थे कि मिनिस्टर्स उन्हें डायरेक्टली रिपोर्ट करें, ना कि सिर्फ चांसलर के थ्रू। ये बिस्मार्क के अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज था। हाँ, ये तो सीधी टक्कर थी। बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। बिस्मार्क ने रेजिग्नेशन की धमकी दी, जैसा वो पहले भी करते आए थे अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन इस बार विल्हेम II ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। 18 मार्च 1890 को 75 साल की एज में ऑटो वॉन बिस्मार्क को चांसलर पद से रिजाइन करना पड़ा। उन्हें ड्यूक ऑफ लॉनेनबर्ग का टाइटल दिया गया, जिसको उन्होंने टिप फॉर द अंडरटेकर कहकर डिसमिस कर दिया। रिटायरमेंट के बाद क्या किया उन्होंने? चुप बैठ गए? कहाँ, वो अपने एस्टेट फ्रेडरिक्सरूड चले गए। वहां उन्होंने अपने मेमोइर्स लिखे, गेडांकन उन एरिनेरुंगन, थॉट्स एंड मेमोरीज, जो काफी इन्फ्लुएंशियल हुए। हालांकि उनमें उन्होंने इवेंट्स को अपने पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया। वो विल्हेम II की पॉलिसीज के वोकल क्रिटिक बने रहे। 30 जुलाई 1898 को उनकी डेथ हो गई। और उनकी टॉम्बस्टोन पे क्या लिखा है? उन्होंने लिखवाया, अ लॉयल जर्मन सर्वेंट ऑफ काइजर विल्हेल्म I। विल्हेम II का कोई मेंशन नहीं। तो अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। उनकी लेगेसी क्या है? द बिस्मार्क पैराडॉक्स जिसे कहते हैं, ये क्या है? हाँ, उनकी लेगेसी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और डिबेटेड है। एक तरफ अचीवमेंट्स है। बिल्कुल, एक तरफ अचीवमेंट्स है, जर्मनी को यूनिफाई किया, जो एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। यूरोप में लगभग 20 साल तक पीस मेंटेन किया अपनी डिप्लोमेसी से। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की नींव रखी। रियल पॉलिटिक के वो अल्टीमेट प्रैक्टिशनर बने। उन्होंने स्टेट क्राफ्ट का एक नया मॉडल पेश किया। और दूसरी तरफ प्रॉब्लमैटिक पहलू है, उन्होंने प्रशियन मिलिट्रिज्म को जर्मन स्टेट में एम्बेड कर दिया। उनका पॉलिटिकल सिस्टम सेमी ऑथोरिटेरियन था, जिसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया। फ्रांस के साथ परमानेंट दुश्मनी पैदा की। उनका कॉम्प्लेक्स अलायंस सिस्टम उनके जाने के बाद कोलैप्स हो गया और शायद WWI का स्टेट सेट करने में रोल प्ले किया। उनकी पॉलिटिक्स में एथिक्स की जगह कम थी, पावर और रिजल्ट ही सब कुछ था। तो क्या उनकी सक्सेस शॉर्ट लिव्ड थी? क्या उनके मेथड्स ने ही फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बीज बो दिए? जो आयरन एंड ब्लड उन्होंने यूज किया, क्या उसी ने जर्मन सोसाइटी में आगे चलकर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज पैदा की? डाउटेडली ब्रिलियंट थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने मॉडर्न जर्मनी को शेप किया, लेकिन उनकी लेगेसी डीपली एम्बिवैलेंट है, मतलब विरोधाभासी है। जिस तरह से उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया और रूल किया, उसने शायद जर्मनी में अथॉरिटेरियनिज्म और मिलिटरिज्म को नॉर्मलाइज कर दिया। उन्होंने जो सोल्यूशन बनाए वो उनके पर्सनल जीनियस पर डिपेंड करते थे, और उनके बाद वो सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाया। तो कह सकते हैं कि उन्होंने जर्मनी को बनाया जरूर, लेकिन शायद एक ऐसी फाउंडेशन पर जो फ्यूचर के स्टॉर्म्स को झेल नहीं पाई। हाँ, शायद ये एक इंटरप्रिटेशन है। तो ये थी ऑटो वॉन बिस्मार्क की कहानी। एक ऐसा लीडर जिसने जर्मनी को बनाया, लेकिन शायद ऐसी नींव रखी जो भविष्य के तूफानों का सामना नहीं कर सकी। और एक आखिरी सवाल जो सुनने वाले सोच सकते हैं, क्या एंड्स जस्टिफाई द मीन्स? क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाए गए साधन, भले ही वो कितने ही रियलिस्टिक या प्रभावी क्यों न हो,
अंततः उस लक्ष्य की स्थिरता और नैतिकता को ही कमजोर कर देते हैं। बिस्मार्क की लाइफ हमें पावर, एथिक्स और हिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।